हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। एज द नेम सेज, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है, चार्ज का क्या यूनिट है, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे सर्किट में फ्लो करता है, क्या सिंबल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करते हैं, हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। नाउ व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर कोई भी ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से फ्लो होने दे। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक कॉपर की वायर ली है, उसके अंदर से क्या हो रहा है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट की मूवमेंट हो रही है। और जो कॉपर वायर होती है वो कंडक्टर है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से फ्लो होने देती है, वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से मूव होने देती है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एल्यूमिनियम वायर्स, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, दीज आर ऑल मेटल्स एंड दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, द डिवाइस विच कॉजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड अ सेल। अब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मैटर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आप सब ने क्लास 9th में एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि जो एटम होता है उसके सेंटर में देयर आर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स और उसके आसपास देयर आर इलेक्ट्रॉन्स। तो एवरी मैटर इट इज मेड अप ऑफ एटम्स और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। बट इलेक्ट्रिक करंट क्यों हमें फील नहीं होता सारे मैटर्स में, क्यों सिर्फ कुछ मैटर में ही इलेक्ट्रिक करंट फील होता है? बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्जेस। जहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वहां पे इलेक्ट्रिक करंट हमें फील होगा। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें पता चल गया। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाने के लिए हमें कोई डिवाइस चाहिए एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड अ सेल। एक सेल होता है, वो क्या करता है बच्चे? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि जो सेल है वो डिवाइस है हमारे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए। वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाता है जिस वजह से इलेक्ट्रिक करंट की प्रोडक्शन होती है, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट कुछ और नहीं है। वो कब होगा? जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। आप सबने अपने घर पर रिमोट्स देखे हैं, डिफरेंट कार्स देखे हैं, एसी के रिमोट देखे हैं, टीवी के रिमोट्स देखे हैं। अब जब वो उसमें पीछे सेल डालने लगते हैं तो आप सबने देखा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव बना होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। उस वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव बनाने का रीजन ये है कि आप जब सेल डालें तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ डालें एंड नेगेटिव टर्मिनल ऐसा होना चाहिए। तो दिस आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ सेल। अब जो सेल होता है बच्चे उसमें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। बाय कन्वेंशन जो इलेक्ट्रिक करंट है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। सपोज कीजिए ये कंडक्टर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इलेक्ट्रिक करंट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स राइट डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक करंट लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल्स, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, इसी को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक करंट को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, क्या सिंबल है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करते हैं, चार्ज को एक्सप्रेस करते हैं। The rate of flow of charges through a conductor or the quantity of charge flowing through a conductor in a unit time is called electric current। है ना, हमने पहले पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से होता है? जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं एक पर्टिकुलर कंडक्टर में,
लेकिन अब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करें कि कितना इलेक्ट्रिक करंट है किसमें। तो जितना ज्यादा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा, जितने ज्यादा चार्जेस मूव करेंगे एक पर्टिकुलर कंडक्टर से एक पर्टिकुलर टाइम में, सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर टाइम है, उससे उसमें एक कंडक्टर में से बहुत ज्यादा चार्जेस मूव कर रहे हैं, इट मींस वहां पे इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा है, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इन पर्टिकुलर टाइम। इसका मतलब है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। बच्चे यहाँ I का मतलब है करंट, जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में I लिखा होगा आप समझ लीजिएगा इट इज करंट, जहां पर भी Q लिखा होगा इट मींस इट इज चार्ज, जहां पर भी T लिखा होगा स्मॉल t इट मींस इट इज टाइम। तो I इज इक्वल टू क्यू इंटू टी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। नाउ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। बच्चे एसआई यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मींस ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है कि आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाए जो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है वो कूलम ही रहेगी। और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। इट इज द चार्ज कंटेन्ड इन 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बच्चे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप सबको पता है जो एक इलेक्ट्रॉन है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, बट कितना नेगेटिव चार्ज होता है, उस पे नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19। दिस इज द नेगेटिव चार्ज। अब अगर मैंने बोला 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, अगर मैंने बोला 1 कूलम चार्ज है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम इसे 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻19। इट मींस कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर क्वेश्चन आता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज, तो आप बोल सकते हो 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर उन्होंने पूछा हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट इन 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप बोल सकते हो 1.6 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज प्रेजेंट होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। जो हमने पढ़ा था कि पहले SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, वैसे ही जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होती है करंट की वो क्या है, एम्पियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सब कुछ पता होना चाहिए बच्चे। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल C से। वैसे ही करंट की यूनिट होती है एम्पियर, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल A से। नाउ 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड। हमने ऊपर पढ़ा है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो मैं कब बोलूंगी 1 एम्पियर करंट है, जब चार्ज कितना है, चार्ज भी हमारा 1 कूलम है और कितने टाइम के लिए वो फ्लो कर रहा है, 1 सेकेंड के लिए। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी से हमें पता चल गया कि 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड। अच्छा, अब हमें इतना पता चल गया, अब मैं मेजर कैसे करूंगी, क्या मैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकती हूँ, यस ऑफ कोर्स हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे मेजर करेंगे, इट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस नेम्ड एज एमीटर। बच्चे एमीटर एक डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं, उसका सिंबल होता है ए, ऐसे उसे कनेक्ट किया जाता है, उसका सिंबल होता है ए। इसके भी दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। बच्चे सर्किट हम आगे बनाना सीखेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। कोई भी क्लोज पाथ जहां से करंट की फ्लो होगी उसको मैं बोलूंगी सर्किट, है ना। आप सबने देखा होगा, आप स्विच ऑन करते हो लाइट जग जाती है, स्विच ऑफ करते हो लाइट ऑफ हो जाती है, क्यों, स्विच ऑन करने पे हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ और स्विच ऑफ करने पे हमारा सर्किट टूट गया, जिस वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो गया। तो सिमिलरली एमीटर इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, इसको हमेशा सीरीज में लगाया जाता है सर्किट में। सीरीज में लगाने का मतलब है उसके साथ ही लगाया जाता है। जैसे अगर बैटरी के ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल की बात करूं, सपोज करो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो इसका एक सेकेंड मैं दोबारा बना देती हूँ, दिस इज द डिवाइस कॉल्ड एज एमीटर। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, ठीक है। सो दिस मीन्स द एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो अभी इस वाली स्लाइड में हमने पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट,
हाउ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी मेजर्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको पता चला, चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हमें बताया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे करता है कंडक्टर में, चार्ज की यूनिट हमें पता चली, करंट की यूनिट हमें पता चली, करंट को मेजर कैसे करते हैं, एमीटर से, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है हमने ये भी पढ़ लिया। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दिस इज सर्किट, जो मैं सर्किट की बात कर रही थी, क्लोज सर्किट, वो यही होता है, यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। देखिए दिस इज बैटरी, इसके दो टर्मिनल्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। मैंने अब आपको बोला था जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, तो दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू कैन सी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो फ्लो ऑफ करंट क्या होगा आप बता सकते हैं, फ्लो ऑफ करंट उसके ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये सर्किट आपको दिखा रखा है, ये रेजिस्टर है, रेजिस्टर बच्चे क्या होता है, रेजिस्टर होता है ऑपोजिट टू कंडक्टर। जैसे कि कंडक्टर जो होता है वो अलाउ करता है अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए, वैसे ही रेजिस्टर रेजिस्ट करता है, वो पूरी तरह अलाउ नहीं करता इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से फ्लो होने के लिए। और ये क्या है, ये बैटरी कनेक्टेड है, अगर हम यहाँ पे लैंप लगा दे तो वो ग्लो होने लग जाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की मूवमेंट हो रही है और ये क्लोज सर्किट है। अब इस क्लोज सर्किट में जो करंट मूव कर रहा है वो यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहा है, मींस जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे वो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यही हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स दे आर फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट इट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। होने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। Electric current will flow through a conductor only if there is difference in electric potential between two ends of the conductor। बच्चे लास्ट क्लास में हमने पढ़ाई की थी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है एक कंडक्टर से। मैंने आपको एक कंडक्टर ड्रॉ करके दिखाया था और मैंने बताया था जब यहाँ इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, and direction of electric current it was opposite to the flow of electrons। बट इलेक्ट्रॉन्स तो सभी मैटर में होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कब करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम समझेंगे वाटर की एग्जांपल से। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने दो कंटेनर्स रखे हैं, ए और बी, दोनों में वाटर है, एक में इतना वाटर है एक में इतना वाटर है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं तो आप क्या कहेंगे कि वाटर कहां से कहां फ्लो करेगा, वाटर विल फ्लो फ्रॉम कंटेनर ए टू कंटेनर बी। क्यों, क्योंकि जो कंटेनर ए है उसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है और जो कंटेनर बी है उसमें वाटर की क्वांटिटी कम है। इट मींस उसमें कुछ डिफरेंस है प्रेशर का। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने के लिए देयर शुड बी डिफरेंस, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो चलिए वही पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कंडक्टर से, कब फ्लो करता है, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज कीजिए ये कंडक्टर है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कब फ्लो करेंगे, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा इसके दोनों एंड्स में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी या फिर यहाँ पे वैल्यू कम होगी, तभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो तभी यहाँ लिखा है बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ओनली if there is difference in electric potential between two ends of the conductor। This difference in electric potential between two ends of a conductor is called potential difference। यही difference of electric potential between two ends of the conductor, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं potential difference। एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो सेल है उसी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। आज हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट क्यों होती है, क्योंकि जो सेल है बच्चे वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर उसने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा, इट मींस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज प्रोवाइडेड बाय अ सेल और बैटरी। जो सेल है या फिर बैटरी, बैटरी क्या होता है बच्चे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल, बहुत सारे सेल जब हम एक साथ जोड़ते हैं वही बैटरी कहलाता है। तो सेल या फिर बैटरी, उसका क्या काम होता है, इट क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस। The chemical reaction in the cell
produces a potential difference between the two terminals, set the electrons in motion and produce electric current। बच्चे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो सेल होता है उसके टू टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां से कहां फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाती है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज फर्स्ट पहले जाके आप लास्ट वीडियो देखिए, तभी आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो जो सेल है वो क्या करता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से क्या है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, वेरी इजी, दिस चैप्टर इज वेरी इजी। पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ अ कंडक्टर इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। सपोज कीजिए ये कंडक्टर है, यहाँ पे कंडक्टर बना देती हूँ। कंडक्टर को मैं ऐसा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जनरली आप कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, सिल्वर वायर को एज अ कंडक्टर इमेजिन कर सकते हैं। तो इसके जो दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे चार्ज मूव कर रही हूँ तो उस चार्ज को मूव करने के लिए मेरे को कितना वर्क करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी, यही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। Potential difference between two points A and B of a conductor is amount of work done, कि हमने कितना काम किया, एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए हम कितना काम कर रहे हैं, वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, I is equal to Q by T, that is current is charge flowing through a particular conductor in per unit time. Similarly, इस वाली क्लास में हम पढ़ेंगे what is potential difference. Potential difference is amount of work done to move a unit charge from point A and B. तो potential difference की वैल्यू होगी P, potential difference is equal to work done by charge. पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से, जैसे करंट को I से डिनोट करते हैं, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, टाइम को T से डिनोट करते हैं। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से, वर्क डन इट इज डिनोटेड बाय W, और जो चार्ज है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि उसको हम Q से डिनोट करते हैं। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको SI यूनिट के बारे में भी बताया था, इट मींस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वो वाली यूनिट्स जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। SI यूनिट ऑफ करंट थी एम्पेयर, SI यूनिट ऑफ चार्ज थी कूलम। सिमिलरली SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होती है वोल्ट। अगर मैं पूछूं आपसे 1 वोल्ट क्या होता है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन बाय चार्ज, मींस 1 वोल्ट कितना हुआ, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, जो SI यूनिट ऑफ वर्क होती है वो होती है जूल। तो 1 volt of potential difference is when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb, एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 1 पॉइंट से अनदर, अगर हम 1 जूल वर्क कर रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज 1 जूल बाय 1 कूलम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 1 जूल पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, पूछ सकते हैं आपसे। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था जो एमीटर है, इट इज अ डिवाइस used to measure current. Similarly, voltmeter, this is voltmeter, it is also a device used to measure potential difference। और मैंने आपको लास्ट क्लास में एमीटर का फॉर्मूला भी बताया था, एमीटर दिखता कैसे है, वैसे ही वोल्टामीटर कैसे दिखता है, जैसे सेंटर में उसके ए था, यहाँ पे V होगा, इसके भी दो टर्मिनल होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जैसे जो एमीटर है उसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया था, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल था बैटरी का उसके पॉजिटिव से, और जो नेगेटिव था उसके नेगेटिव से हमने कनेक्ट कर रखा था। सिमिलरली जो वोल्टामीटर है उसे हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल मींस आपको आगे बताऊंगी, सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करना क्या है। सीरीज मींस एक साथ जोड़ देना, पैरेलल मींस पैरेलल ही कनेक्ट करना। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड कनेक्टेड इन पैरेलल मींस। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस इट इज मेजर्ड बाय वोल्टामीटर, उसको हम कैसे किससे मेजर करते हैं, वोल्टामीटर से। सेकेंड थिंग इज वो हमेशा पैरेलली कनेक्टेड होता है, किसी भी सर्किट में अगर मैंने यहाँ वोल्टामीटर लगाना है तो मैं उसे पैरेलली कनेक्ट करूंगी, पैरेलल में। ठीक है, तो इस वाली स्लाइड में हमने पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट में, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, चार्जेस की, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। आपने देखा होगा, आप स्विच ऑन करते हो लाइट जग जाती है, स्विच ऑफ करते हो लाइट ऑफ हो जाती है, ऐसा क्यों,
क्योंकि एक पर्टिकुलर सर्किट होता है। सर्किट इज इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। ये आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस मींस जो चल रहा है एक साथ, क्लोज मींस जिसका कोई ओपन एंड नहीं है। इट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए अगर कोई क्लोज्ड या फिर कंटिन्यूअस पाथ है, उसको मैं बोलूंगी इलेक्ट्रिक सर्किट। अब वो दिखता कैसा है? ऐसा दिखता है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में दिस इज सेल। बच्चे जो सेल है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बड़ा होता है, जो उसका नेगेटिव टर्मिनल है वो छोटा होता है। इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है। आपने जनरली रिमोट, एसीज के रिमोट वगैरह में देखा होगा, टीवी के रिमोट में, काफी सारे अपने टॉयज वगैरह में देखा होगा, वहां पे सेल के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा होता है। क्यों? दीज आर टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। यही दो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। इसके साथ यहाँ पे क्या कनेक्टेड है? इसके साथ कनेक्टेड है बल्ब। अब जो सीरीज में कनेक्टेड था वो है ऐसे एक साथ कनेक्टेड। सीरीज में मतलब एक साथ कनेक्टेड, तो उसके साथ हमने बल्ब कनेक्ट कर रखा है। उसके साथ हमने क्या कनेक्ट कर रखा है? उसके साथ मैंने अमीटर कनेक्ट कर रखा है। तो ये क्या है? ये भी सीरीज में इसके साथ ही एक ही वायर के साथ कनेक्टेड है। दिस इज कनेक्शन इन सीरीज। तो एमीटर के भी दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये सिंबल है, हम ऐसे एमीटर को डिनोट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है प्लग की। प्लग की का मतलब क्या होता है कि हम प्लग यहाँ पे लगाया हुआ है कि हम जिससे ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, कि जो अगर ये ऑन हुआ मींस जो सर्किट है वो क्लोज्ड है, यहाँ पे बल्ब जग जाएगा। लेकिन अगर ये ओपन हुआ, मैंने प्लग की को ऑफ कर दिया, तो ये सर्किट ओपन हो जाएगा, बीच में गैप आ जाएगा, बीच में एयर आ जाएगी। एयर इज एन इंसुलेटर, तो वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देगी। अब इस वाले डायग्राम में हमें कुछ एरोस दिख रहे हैं। अब ये एरोस क्या है? अब मैंने आपको बताया था जो भी इलेक्ट्रिक सेल है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक करंट की जो मूवमेंट होती है वो ऑपोजिट होती है, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर यहाँ पे मूव करता हुआ दिखा रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, जो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है। दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। और ये वाला जो एरो दिखा रहा है, ये वाला, ये क्या मूवमेंट दिखा रहा है? दिस इज शोइंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो होप सो आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पता करने वाले हैं कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट हम ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट के डिफरेंट कंपोनेंट्स के हम सिंबल्स किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के डिफरेंट सिंबल्स बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक सेल, की जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल कैसा होता है। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रिक सेल को हम जनरली टू लाइन से ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट जो लॉन्गर लाइन होती है उसे हम बोलते हैं उसका पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटी लाइन होती है या फिर शॉर्टर लाइन होती है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। आप सबको पता है इलेक्ट्रिक सेल के देयर आर टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इट मीन्स इट इज कनेक्टेड इन अ सर्किट, कि वो सर्किट में कनेक्टेड है वायर्स के थ्रू, तो ये उसके हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं। सिमिलरली अगर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स या फिर बैटरीज को डिनोट करना है तो हम उसे किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? अगर हमने उसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को ड्रॉ करना है या फिर बैटरी को ड्रॉ करना है तो हम बहुत सारे सेल्स को इकट्ठे जोड़ देंगे। उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है एंड नेगेटिव टर्मिनल, सिमिलरली जितने सेल्स हमने जोड़ने हैं उतने ही पॉजिटिव या फिर नेगेटिव टर्मिनल्स दे आर कनेक्टेड टू अदर। तो यही किया है हमने बैटरी के सिंबल में, पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट सेल्स को एक साथ जोड़ा है। उसके बाद जो थर्ड सिंबल आता है वो आता है हमारा इलेक्ट्रिक स्विच का सिंबल। जनरली जो इलेक्ट्रिक स्विच है उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, अगर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इन दोनों डॉट से ऊपर की तरफ है, इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक स्विच है इट इज ओपन, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच लगाया है हमारा वो ओपन है। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों डॉट्स के साथ ज्वाइंट है इट मीन्स हमारा सर्किट क्लोज है, हमारा जो इलेक्ट्रिक स्विच है वो क्लोज्ड है। उसके बाद जो फोर्थ हमारा सिंबल आता है वो आता है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का, कि अगर हमने इलेक्ट्रिक बल्ब को डिनोट करना है तो हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा रेजिस्टर का सिंबल या फिर रेजिस्टेंस का,
कि अगर हमने रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, अब आपको पूछेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होती है। जैसे हमने पिछले क्लास में कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट। सिमिलरली रेजिस्टेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करते हैं, वो कुछ रोकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, पूरे तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से अलाउ नहीं करते पास करने को। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक रेजिस्टर्स को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, जिगजैग लाइन से। ये जो जिगजैग लाइन है किसको डिनोट करिए, रेजिस्टेंस को। उसके बाद आता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट। रियोस्टेट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, रेजिस्टर और उसके ऊपर एक एरो अटैच्ड है, या फिर रेजिस्टर्स उसके अंदर से एक एरो पास कर रहा है। उसके बाद आता है हमारा सिंबल एमीटर एंड वोल्टामीटर का। दोनों के सिंबल एग्जैक्टली सेम है, जस्ट डिफरेंस किसका है कि एमीटर के सेंटर में हम लिखेंगे ए और वोल्टामीटर के सेंटर में हम लिखेंगे वी। एमीटर इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट और वोल्टामीटर इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर वोल्टेज। तो इसके सिंबल सब आपको पता चल चुके हैं। उसके बाद आता है हमारा वायर जॉइंट का सिंबल, कि अगर हमने कोई वायर को ज्वाइन किया सर्किट में तो उसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। उसके बाद आता है हमारा अ वायर क्रॉसिंग ओवर विदाउट ज्वाइनिंग, कि अगर दो वायर्स क्रॉस कर रही हैं बट दे आर नॉट ज्वाइन टुगेदर तो उसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं कि अगर हमने इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करना है तो हम उसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे अब। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल। आपको पता है इलेक्ट्रिक सेल को हम कैसे डिनोट करते हैं, टू लाइंस, वन इज पॉजिटिव टर्मिनल और वन इज नेगेटिव टर्मिनल। अगर मैंने अब दो सेल्स को सीरीज में ज्वाइन किया मींस दे आर अटैच्ड टुगेदर, तो उनका सिंबल किस तरीके से हो जाएगा, दो सेल्स दे आर अटैच्ड टुगेदर। सिमिलरली अगर सेल्स 6 सेल्स हैं तो वही पॉजिटिव नेगेटिव, जितने भी हमने सेल्स अटैच करने हैं उतने हमने लाइंस ड्रॉ करनी है। और एक सेल में कितना लाइंस होती है, दो, मींस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसके बाद आता है हमारा रेजिस्टर। एक रेजिस्टर को हम इस तरीके से ड्रॉ करते थे, अगर हमने ड्रॉ करने हैं दो रेजिस्टर जो सीरीज में कनेक्टेड है। अब कनेक्शन इन सीरीज और कनेक्शन इन पैरेलल क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। अगर हमारा सीरीज में कनेक्शन है मींस दे आर अटैच्ड टुगेदर, यहाँ हमारा कनेक्शन इन सीरीज है कि दो रेजिस्टर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। उसके बाद आता है हमारा कनेक्शन इन पैरेलल। कनेक्शन इन पैरेलल मींस दे आर पैरेलली कनेक्टेड। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर मैंने दो सेल्स को पैरेलली अटैच किया तो मैं उसे इस तरीके से डिनोट करूंगी। अगर मैंने तीन सेल्स को पैरेलली अटैच किया है तो मैं उसे इस तरीके से डिनोट करूंगी। इसके बाद हमने अटैच किया है रेजिस्टर्स पैरेलल में, कि अगर मैंने दो रेजिस्टर्स पैरेलल में अटैच किए तो मैं उसे इस तरीके से डिनोट करूंगी। और अगर मैंने तीन रेजिस्टर्स पैरेलली अटैच किए तो मैं उसे इस तरीके से डिनोट करूंगी। ये सीरीज में अटैचमेंट है और ये पैरेलल में। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि जब सीरीज में अटैच होते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है और जब पैरेलली अटैच होते हैं तो हमारी वोल्टेज सेम रहती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा रियोस्टेट का सिंबल। रियोस्टेट को कैसे डिनोट करते हैं आपने पीछे सीख लिया है। उसके बाद हमारा एमीटर वोल्टामीटर, ये हमने पढ़ा है, एमीटर और वोल्टामीटर को हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है वो भी आगे बताऊंगी। उसके बाद ये क्या है, ये हमारे चार्जेस हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। ये हमारा अर्थ का सिंबल है कि आप सबको पता है कि हमारे घर में एक अर्थ की वायर होती है जहाँ पे हम जिसे हम बोलते हैं अर्थिंग, उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसमें कैपेसिटर या फिर कंडेंसर अटैच होता है, चाहे हमारा इलेक्ट्रिक फैन ले लीजिए, इलेक्ट्रिक मोटर्स ले लीजिए, सब में कंडेंसर्स होता है, उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। उसके बाद आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में भी पढ़ा होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, हमने सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, उसके ऊपर हम वायर को कोयल करते हैं, तो उसको हम सिंबल क्या होता है उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा फ्यूज का सिंबल, जो फ्यूज होता है उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। उसके बाद एक प्लेन लाइन जिससे हम डिनोट करते हैं कि अगर कोई भी वायर अटैच्ड है या फिर कोई कंडक्टर अटैच्ड है। इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने सीखा था जैसे हम सेल को डिनोट कर रहे थे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, वो क्या थी कि यहाँ पे वायर कनेक्टेड है या फिर कोई भी कंडक्टर से कनेक्टेड है। उसके बाद आता है हमारा क्रॉसिंग नॉट कनेक्टेड, कि अगर दो वायर्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं बट वो कनेक्टेड नहीं है तो जस्ट टू लाइंस दे विल बी पासिंग ईच अदर, कोई यहाँ पे कनेक्शन शो नहीं हो रहा।
उसके बाद आता है क्रॉसिंग कनेक्टेड, कि दो वायर्स अगर एक दूसरे को क्रॉस भी कर रही हैं और कनेक्ट भी कर रही हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सेंटर में एक डॉट लगा देंगे, इट मींस यहाँ पे कनेक्शन है। उसके बाद आता है हमारा सिंबल लाइट बल्ब का। लाइट बल्ब को हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सिंबल स्विच का। स्विच अगर ओपन है, हमने देखा था कि हम कैसे डिनोट कर रहे थे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी ऊपर की तरफ थी। अगर हमारा स्विच क्लोज था तो ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन थी एक दूसरे दो डॉट्स को टच कर रही थी। उसके बाद आता है सिंबल हमारा वेरिएबल पावर सप्लाई का, कि अगर हमारे सर्किट में पावर सप्लाई वेरिएबल है तो हम उसे किस तरीके से डिनोट करते हैं। उसके बाद ये है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, की कंप्लीटली इलेक्ट्रिक सर्किट के डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में अब आपको पता चल चुका है, हमारा इलेक्ट्रिक सेल है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा स्विच है जो इस टाइम ओपन है। उसके बाद ये किसका सिंबल है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। ये हमारे कुछ सिंबल्स हैं। अब आपको डिटेल में पता चल चुका है कि अगर मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करना है तो उसमें मैंने डिफरेंट सिंबल्स किस तरीके से ड्रॉ करने हैं। चलिए थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, ये रिपीटिशन पार्ट ही है इसका। इसको पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी इलेक्ट्रिक सर्किट में डिफरेंट कंपोनेंट्स के सिंबल क्या होते हैं। ये हमारी कनेक्टिंग वायर, ये हमारा लैम्प या फिर लाइट बल्ब बोल सकते हो, ये हमारी बैटरी, बैटरी का सिंबल, अगर यहाँ पे दो और सेल्स अटैच हो गए तो कंप्लीटली बैटरी की तरह, ये हमारा एक सेल का सिंबल भी बोल सकते हो आप इसे। ये हमारा स्विच, ये हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। जैसे एमीटर और वोल्टामीटर का सिंबल था वैसे ही अगर सेंटर में हम एम लिख दे तो दैट विल बी द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ये हमारा रेजिस्टर, रेजिस्टर को आपको आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो या फिर इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एमीटर और वोल्टामीटर का सिंबल। ये है हमारा इलेक्ट्रिक बेल का सिंबल, कि अगर आपके सर्किट में इलेक्ट्रिक बेल अटैच्ड है तो वो इस तरीके से डिनोट होंगे। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक स्विच, सेल, ये बैटरी का सिंबल, लैम्प, लैम्प को हम बहुत तरीके से डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, इलेक्ट्रिक बल्ब के तरीके से भी। उसके बाद हमारा वोल्टामीटर, एमीटर, रेजिस्टर, ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये मोटर। तो ये कुछ सिंबल्स थे जिससे हमें पता चल गया कि हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रिक सर्किट में किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। होप है, तो स्टार्ट करते हैं। Ohm's law is the relationship between the potential difference across a conductor and the current flowing through it. अब इस बात का क्या मतलब है, जो ओम्स लॉ है वो रिलेशनशिप बताता है हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, हमने पहले पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या था। पोटेंशियल डिफरेंस मींस कि सपोज कीजिए ये कंडक्टर है, इसमें से कोई चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो अगर मैंने एक चार्ज Q को यहां से यहां लेके जाना है, पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव करना है, तो मैं कितना वर्क डन करूंगी, वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, W मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट A टू B। तो चलिए ओम्स लॉ में हम क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference between its ends provided its temperature remains constant। अब यहाँ पे क्या ओम्स लॉ का मतलब है, ओम्स लॉ बताता है कि अगर कोई भी चार्ज, कोई भी करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से और कोई पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें, तो जो करंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस अगर उसमें से करंट इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करेगा, अगर उसका करंट डिक्रीज करेगा एक कंडक्टर में से तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज करेगा। बट इट्स टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। यस, टेम्परेचर, ये कंडीशन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तभी ओम्स लॉ वैलिड होता है। ठीक है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, V बाय I इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है R। व्हाट इज R? R इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का हमने पहले सिंबल भी पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि जैसे कंडक्टेंस में कि एक कंडक्टर अपने अंदर से करंट फ्लो करना अलाउ करता है, वैसे ही रेजिस्टर क्या होता है, अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं करने देता, इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। तो R is constant called resistance for a given metallic wire at a given temperature।
जितने भी हमारे कंडक्टर्स हैं दे हैव सम रेजिस्टेंस, वो प्योरली कंडक्टर नहीं होते। ऐसा नहीं है कि वो 100% करंट को अपने अंदर से अलाउ करेंगे फ्लो करने को, वो कुछ करंट को रेजिस्ट करते हैं, वही होती है उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस। तो वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा ओम्स लॉ क्या वैलिड है, क्या वो सही है, उसको कैसे वेरीफाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है, इसमें ये हमारा रेजिस्टर है या फिर रेजिस्टेंस है, ये हमारा वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये हमारा एमीटर लगा हुआ है। वोल्टामीटर इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट वोल्टेज, एमीटर इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट करंट। उसके बाद ये हमारी की है, ये हमारी वायर्स हैं, ये हमारा बैटरी लगी हुई है, देखिए आप, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सेल 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या है, ये एक बैटरी लगी हुई है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सेट अप द सर्किट एज शोन इन द सर्किट डायग्राम, जैसे हमारे सर्किट डायग्राम में सर्किट शो हो रहा है वैसे हम उसे सेटअप कर सकते हैं। फर्स्ट यूज वन सेल एंड नोट द करंट आई इन द एमीटर। अब इसमें उसने क्या बोला, इसने बोला कि पहले आप एक सेल को लगाकर देखिए। आप देख सकते हैं पीछे हमारा पूरा सर्किट था, सबसे पहले हम एक सेल को लगाकर देखेंगे और क्या करेंगे, और एमीटर में से करंट की वैल्यू नोट करेंगे, वोल्टामीटर में से वोल्टेज की वैल्यू नोट करेंगे। उसके बाद हम दो सेल को लगाकर देखेंगे, देन अगेन हम एमीटर में से करंट की वैल्यू नोट करेंगे, वोल्टामीटर में से वोल्टेज की वैल्यू नोट करेंगे। सिमिलरली हम 3 सेल्स को लगाकर देखेंगे एंड 4 सेल्स को लगाकर देखेंगे। इसी तरह हम नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे करने पर जब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो वोल्टामीटर की वैल्यू है, जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ रही थी वोल्टामीटर की, और जो करंट की वैल्यू आ रही थी एमीटर में, वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एमीटर में करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है और वोल्टामीटर में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो जैसे ही हम वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ प्लॉट करते हैं करंट के साथ, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। इट मींस V is directly proportional to I. इट मीन्स जो हमारा ओम्स लॉ है वो वेरीफाई हो जाता है। दिस शोज दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो इस वाले ग्राफ से हमें किसकी वैल्यू पता चलेगी, इस वाले ग्राफ से हमें पता चलेगी रेजिस्टेंस की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है इन दोनों के बीच में जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू क्या थी, R। R मींस रेजिस्टेंस। तो ये हमारा ओम्स लॉ था। ओम्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में से ओम्स लॉ का एक क्वेश्चन जरूर आता है, और साथ ही में ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे डिटेल में समझ लीजिए। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में आप लोगों को आइडिया लग चुका है, बट हम उसे थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले। रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। Resistance is the property of a conductor to resist the flow of current through it. Resistance क्या होता है, एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मैंने आपको बोला कोई भी मटेरियल प्योरली कंडक्टर नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि वो 100% करंट को अपने अंदर से फ्लो होने दे। इट ऑलवेज रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, वो कुछ ना कुछ करंट को रेजिस्ट करेगा, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो R इज इक्वल टू V बाय आई, ये हमने ओम्स लॉ से पढ़ा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो V बाय आई को हम बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू R। अब जो यूनिट होती है रेजिस्टेंस की दैट इज ओम, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ओम जो है उसको हम, उसका सिंबल होता है ये, ओम इज अ एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ओम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस across the two ends of a wire is 1 volt। अगर मैंने बोला R जो था V अपॉन I था, अगर मेरी पोटेंशियल जो है वो 1 वोल्ट है और जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एमीटर है इसमें से, देन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 1 ओम। तो इसकी डेफिनेशन इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 ओम। 1 ohm is the resistance of a conductor when potential difference across the ends of the wire is 1 volt and current flowing through it is 1 ampere। तो मैं बोल सकती हूँ रेजिस्टेंस 1 ohm कब होगी, जब वोल्टेज 1 वोल्ट होगी और जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर होगा। अब हमें अगर I को यहाँ रख दें और R को नीचे रख दें, या फिर अगर आप नहीं भी रखते तो क्या आप इससे पता लगा सकते हैं जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। मींस जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पे करंट कम फ्लो होगा,
बहुत बेसिक सी बात है कि अगर रेजिस्ट कर रहा है वो करंट को, तो मींस करंट को कम अलाउ कर रहा है। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जो करंट है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर रेजिस्टेंस डबल हो गई तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ। कि अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस मैंने डबल कर दी, वो ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है अब करंट को, मींस अब वो करंट कितना फ्लो होगा, करंट उसमें से फ्लो होगा हाफ, जितना पहले फ्लो हो रहा था उसका हाफ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ फैक्टर्स जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड होती है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किस किस पे डिपेंड होती है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन लेंथ। जो रेजिस्टेंस थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मींस अगर मैंने यहाँ पे कंडक्टर लिया है तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उतनी ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आप देखेंगे कोई भी वायर ले लीजिए आप, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, देखेंगे यहाँ से कुछ गोल सा होता है, जब भी हम उसे कट करते हैं यहाँ से कुछ गोल सा होता है, तो ये उसका क्या होता है, ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कि कितने एरिया में से करंट फ्लो कर रहा है। तो जो रेजिस्टेंस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज्यादा एरिया होता है उतनी कम रेजिस्टेंस होती है, जितना कम एरिया इट मींस उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब तीसरी चीज जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है दैट इज द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब आपको पता है जितने भी मटेरियल्स है, जितने भी मेटल्स ले लूं, सबकी डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टेंस प्रॉपर्टी है। कोई करंट को ज्यादा अलाउ करता है करंट को, कोई कम अलाउ करता है अपने अंदर से फ्लो करने के। तो ये क्या होता है, ये मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। इसको हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। तो जो थर्ड चीज है जिसपे डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस वो है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, लेंथ के डायरेक्टली और एरिया के इनवर्सली। अब मैंने यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है तो मैं क्या लगा दूंगी, यहाँ पे मैं कोई कांस्टेंट लगा दूंगी, और वही कांस्टेंट होता है रो। दिस इज रो, इसको मैं बोलूंगी रेजिस्टिविटी। दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको मैं बोलूंगी रो। और रेजिस्टिविटी ये किस पे डिपेंड करता है, ये मटेरियल ऑफ कंडक्टर में। सब कंडक्टर्स की डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टिविटी होती है। जनरली मैं बात करूं मेटल्स की और एलॉयज की, उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, मींस दे आर बेटर कंडक्टर्स। लेकिन अगर मैं बात करूं इंसुलेटर्स की या फिर ऐसे नॉन मेटल्स की जो अलाउ नहीं करते अपने अंदर से करंट को, तो उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। अब हमें पता है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और इसका जो सिंबल है वो होता है ऐसे। अब एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी होती है ओम मीटर। अब इसको हम नॉर्मली भी निकाल सकते हैं, कैसे? अगर मैंने बोला रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालो, आप कैसे निकाल सकते हो, R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू रो, दैट इज रेजिस्टिविटी। R की हमें पता है क्या है यूनिट, ओम। एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर। तो क्या हम यहाँ से यूनिट निकाल सकते हैं रेजिस्टिविटी की? रेजिस्टिविटी की यूनिट निकल गई ओम मीटर। Conductors like metals and alloys have low resistivity 10 raised to power minus 18 ohm meter to 10 raised to power minus 6 ohm meter. This is 10 raised to power minus 8 ohm meter to 10 raised to power minus 6 ohm meter. Insulators like rubber and glass they have high resistivity. जो insulators हैं जैसे rubber, glass, उनकी resistivity ज्यादा होती है, that is 10 raised to power 12 ohm meter to 10 raised to power 17 ohm meter. तो इस वाली वीडियो में हमने बात करी ओम्स लॉ के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। होप सो आपको इस वीडियो में समझ आ गया हो कि ओम लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में से इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है, इधर इट न्यूमेरिकल या फिर आपको बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा कि रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो सबसे पहले आज हम करने वाले हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज की। अगर मैंने 2 और मोर देन 2 रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया
तो उनमें करंट में क्या वेरिएशन आएगा, उनके पोटेंशियल डिफरेंस में क्या वेरिएशन आएगा, उनके रेजिस्टेंस में क्या वेरिएशन आएगा। तो चलिए, दिस इज द रेजिस्टर नंबर 1। अगर मैंने इसके साथ ही रेजिस्टर नंबर 2 और उसके साथ ही रेजिस्टर नंबर 3 सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब है कि हमने उसके साथ ही उसको कनेक्ट कर दिया, उसके साथ ही उसको जोड़ दिया है। तो दिस इज रेजिस्टर नंबर 1, उसके साथ ही मैंने उसको रेजिस्टर नंबर 2 को जोड़ दिया है, उसके साथ ही रेजिस्टर नंबर 3 को जोड़ दिया है। अब देखिए इसके पैरेलल में क्या कनेक्टेड है, इसके पैरेलल में वोल्टामीटर कनेक्टेड है। मैंने आपको जो पहले करवाया था तो तब हमने यही पढ़ा था कि जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टामीटर हम लगाते हैं वो हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। तो जब हमने रेजिस्टर सीरीज में लगाए, उसके पैरेलल में हमने वोल्टमीटर लगाया, ठीक है, और उसके सीरीज में मींस उसके साथ ही हमने क्या लगाया, एमीटर, ठीक है। When three resistors R1, R2 and R3 are connected in series across AB, कि AB में हमने उसको सीरीज में कनेक्ट किया है, तो करंट की वैल्यू इज सेम। जो करंट फ्लो कर रहा है इन ऑल द थ्री रेजिस्टर इट इज सेम। सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ से करंट I पास हो रहा है, यहाँ से कोई भी करंट I पास हो रहा है, सपोज कीजिए 5 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, तो तीनों रेजिस्टर R3, R2, R1 तीनों में सेम करंट फ्लो करेगा, तीनों में 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। तो ये चीज हम हमेशा याद रखें कि जब रेजिस्टर्स इन सीरीज है तो उसमें करंट की वैल्यू सेम रहती है। आप साइड पे लिख सकते हैं करंट वैल्यू रिमेन सेम। तो रेजिस्टर्स इन सीरीज तो करंट सेम, बिकॉज जब आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद आती है पोटेंशियल डिफरेंस की बात। तो जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द थ्री रेजिस्टर्स, वो क्या होगा, इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। सपोज कीजिए अगर इसका मैंने आपको बोला इस पूरे सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है V, तो वो V किसके इक्वल होगा, V होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के जितने भी हमने रेजिस्टर्स लगाए उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल। तो V इज इक्वल टू V टोटल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और अगर मैं बात करूं टोटल रेजिस्टेंस की, अगर हम बोलेंगे जो टोटल रेजिस्टेंस है इस सर्किट का, तो R किसके इक्वल होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जो टोटल रेजिस्टेंस है R जो है R सीरीज का वो क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। जो R1 है वो फर्स्ट रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है, R2 सेकंड रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है और R3 थर्ड रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है। तो होप सो आपको रेजिस्टर्स इन सीरीज समझ आ गए होंगे कि रेजिस्टर्स इन सीरीज में हमेशा करंट की वैल्यू सेम रहती है और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईच पोटेंशियल डिफरेंस का सम होता है, और जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो ईच रेजिस्टेंस का सम होता है। तो ये थी हमारी रेजिस्टेंस इन सीरीज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे रेजिस्टर्स इन पैरेलल कि अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो क्या होगा। उससे पहले आप ये थोड़े से डायग्राम देख सकते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज कि हमने एक साथ जोड़े हैं, मींस उसे सीरीज में कनेक्ट किया। टोटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए यहाँ पे भी हमने सर्किट डायग्राम उसको रेजिस्टर इन सीरीज बना के दिखाया है कि ये एक सेल लगाया है हमने, ठीक है। इसमें जो टोटल वोल्टेज है वो किसके इक्वल होगी, वो होगी V1 प्लस V2 प्लस V3। और जो रेजिस्टेंस है टोटल वो किसके इक्वल होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर यहाँ पे एक और रेजिस्टर लगा होता तो हम उसको भी ऐड कर देते। और जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में वो क्या होगा, वो सेम रहेगा, दैट इज इक्वल टू I। ये हमारा करंट क्या होगा, I। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेजिस्टर्स इन पैरेलल की। अगर मैं बात करूं मैंने रेजिस्टर्स को पैरेलल ही कनेक्ट किया है तो क्या होता है, दिस इज रेजिस्टर्स इन पैरेलल कि अगर हमने रेजिस्टर को पैरेलली कनेक्ट किया है, पैरेलली कनेक्ट करना मतलब एक के नीचे एक, हमने उन्हें एक साथ नहीं जोड़ा। पहले रेजिस्टर R1 है, ठीक है, उसके बाद R2, उसके बाद R3 और उसके ही पैरेलल में हमने क्या कनेक्ट कर रखा है, वोल्टामीटर। एमीटर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो इस वाले केस में करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे आती है वो हम पढ़ते हैं। व्हेन थ्री रेजिस्टर्स R1, R2, R3 are connected in parallel across AB, the voltage की वैल्यू जो है वो सारे रेजिस्टर्स में सेम रहती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो रेजिस्टर्स इन सीरीज है उसमें करंट की वैल्यू सेम रहती है और जब रेजिस्टर्स इन पैरेलल है तो इसमें वोल्टेज रिमेन सेम। इसमें क्या होगा, इसमें वोल्टेज की वैल्यू जो होगी वो सेम रहेगी। तो वी कैन से कि वोल्टेज रिमेन सेम। तो इस वाले केस में V रिमेन सेम
अगर मैं बात करूं करंट की, तो करंट क्या होगा, करंट होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये जो तीनों रेजिस्टर्स हैं इसमें करंट फ्लो करेगा। अब आपने पहले पढ़ा होगा R V इज इक्वल टू IR, हमने पढ़ा था ना, हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, V इज इक्वल टू IR। R जो था वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था या फिर रेजिस्टेंस था, तो R को मैं बोल सकती हूँ R इज इक्वल टू V अपॉन I, मतलब R एंड I दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो तीनों रेजिस्टर्स हैं उसमें करंट डिफरेंट है डिपेंडिंग अपॉन कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें कम करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी रेजिस्टेंस कम उसमें ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि वो जो हमारा वोल्टेज है वो सेम है पैरेलल के केसेस में। तो जो टोटल करंट है इन ऑल द रेजिस्टर इज द सम ऑफ करंट इन ईच रेजिस्टर। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो जो भी रेजिस्टेंस इन पैरेलल है उस वाले केस में वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इट रिमेन सेम, और जो करंट की वैल्यू है वो चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन कि कितना रेजिस्टेंस है। तो टोटल करंट इन द सर्किट इज I1 प्लस I2 प्लस I3। और अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो इस वाले केस में हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम कैलकुलेट करेंगे 1 बाय रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। जो मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूंगी वो क्या होगा, R1 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इस वाले केस में हम जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस। इस वाले केस में हम रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं, किस वाले केस में, पैरेलल के केस में। तो ये वाला आप पैरेलल सर्किट देख सकते हैं R1 R2 R3, ये करंट की वैल्यू I1 I2 I3, ये वोल्टेज या फिर जो वोल्ट मीटर कनेक्टेड है वो है, इससे हम वोल्टेज मेजर करते हैं, जो एमीटर कनेक्टेड है उससे हम करंट मेजर करते हैं। ये हमारी बैटरी लगी है, दिस इज द की। चलिए होप सो आपको रेजिस्टर्स इन पैरेलल समझ आ गया होगा। इस वाले केस में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, करंट की वैल्यू चेंज होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, रेसिप्रोकल से। इसके बाद हमने यहाँ पे डिफरेंट बल्ब्स को कनेक्ट करके दिखाया, दिस इज कनेक्शन इन सीरीज। आपको पता चल गया होगा दिस इज कनेक्शन इन सीरीज, दिस इज कनेक्शन इन पैरेलल। और अगर मैं इसको सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के हेल्प से दिखाऊं तो दिस इज कनेक्शन इन सीरीज, दिस इज कनेक्शन इन पैरेलल। तो इस वीडियो में हमने करा कि कनेक्शन इन सीरीज कनेक्शन इन पैरेलल क्या होता है, साथ साथ हमने पढ़ा कि अगर हमने सीरीज में कनेक्ट किया है तो करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और अगर हमने पैरेलली कनेक्ट किया है तो करंट, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द वर्क डन टू मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट या फिर फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बच्चे मतलब क्या होता है, ये वर्क डन होता है, जो हम वर्क कर रहे हैं, किस चीज के लिए हम वर्क कर रहे हैं, टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। सपोज कीजिए ये हमारा एक कंडक्टर है, इसमें से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, दे आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सपोज कीजिए वो राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में देयर विल बी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कितना वर्क डन हमें करना पड़ रहा है सो दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। ठीक है, अब फ्लो ऑफ करंट हम कैसे पता करेंगे कि उसमें से कितना चार्ज फ्लो हो रहे हैं और उसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो रहा है। आप सबको पता है अगर हम किसी कंडक्टर में से चार्जेस को फ्लो कराएंगे देन देयर शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए हम उसको किससे कनेक्ट करते हैं, हम उसको कनेक्ट करते हैं सेल से या फिर बैटरी से। तो वर्क डन मैं बोल सकती हूँ वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V। तो वर्क डन का मतलब है वर्क डन इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मेंटेन फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर, फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा चार्ज, Q मींस चार्ज इंटू V, V मींस वोल्टेज। तो मैं लिख सकती हूँ W इज इक्वल टू Q इंटू V। अब आपको पता है I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है, I इज इक्वल टू Q बाई टी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, और आपको तो हम यहाँ पर Q की वैल्यू की जगह हम I T पुट कर सकते हैं। Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, तो यहाँ पे मैं I T पुट कर सकती हूँ। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी I इंटू टी इंटू वी। अब हमने ओम्स लॉ भी पढ़ लिया है, तो ओम्स लॉ से हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे मैं आई आर भी पुट कर सकती हूँ।
तो इससे वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी वर्क डन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये सारे ही पता होने चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमें ये आते हैं। तो क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द वर्क डन इफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज दिस, रेजिस्टेंस इज दिस, टाइम इज दिस। तो हमें पता होना चाहिए वर्क डन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी या फिर वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। अगर आपको पता है W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, उससे आप आई स्क्वायर आर टी तक पहुंच सकते हैं क्योंकि हमने ओम्स लॉ भी पढ़ लिया और हमें ये भी पता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब इसके यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स की बात करेंगे तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल्स। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है उसकी यूनिट जो होती है दैट इज जूल, कैपिटल जे एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं हम यहाँ, दैट इज जूल। इसके बाद आती है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, जो था हमारा वर्क डन। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड। इलेक्ट्रिकल पावर का बच्चे मतलब क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि कितना काम हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, दैट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल करंट इज यूज्ड। तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। अब हमने वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकाला था, वर्क डन का हमारा फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर टी, और नीचे हम उससे किससे डिवाइड कर देंगे, हम उसे डिवाइड कर देंगे टी से। तो यहां से मेरी पार की वैल्यू क्या आ जाती है, यहां से मेरी पार की वैल्यू आ जाती है आई स्क्वायर आर। अब इसमें आप आई को किसी और फॉर्म में भी पुट कर सकते हो, है ना, आर को भी आप किसी और फॉर्म में भी पुट कर सकते हो क्योंकि आपने ओम्स लॉ भी पढ़ा है, ठीक है। तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, आर को मैंने पुट कर दिया V अपॉन आई, क्योंकि हमने ओम्स लॉ पढ़ रहा है V इज इक्वल टू आई आर, तो आर की वैल्यू होती है V अपॉन आई। मैंने यहाँ पे आर की जगह V अपॉन आई पुट कर दिया, तो मेरी पार की वैल्यू क्या आ सकती है, पार की वैल्यू मेरी आई इंटू वी भी आ जाएगी, ठीक है, ये मेरी पार की वैल्यू। अब जो एसआई यूनिट ऑफ पार की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ पार होती है वॉट, W, इसका कैपिटल W उसका सिंबल होता है, वॉट इज द एसआई यूनिट ऑफ पार, ठीक है। आप सबने देखा होगा जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें वॉट के बारे में बात की जाती है क्योंकि वो पावर का जो यूनिट है वो है वॉट। 1 watt is the power when 1 ampere of current flows through a potential difference of 1 volt। अब आप सबने पढ़ा है 1 watt की वैल्यू क्या होती है, 1 watt is the power when current of 1 ampere flows through potential difference of 1 volt, 1 ampere into 1 वोल्ट, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं पार इज इक्वल टू आई इंटू वी, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 एम्पेयर इंटू 1 वोल्ट। मतलब 1 वोल्ट पार कब होगी, जब करंट फ्लो कर रहा है कितना 1 एम्पेयर का, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जैसे वोल्ट होता है वैसे उसकी हायर यूनिट भी होती है, दैट इज किलोवोल्ट। किलोवोल्ट कितना होता है 1000 वोल्ट, 1 किलोवोल्ट इज इक्वल टू 1000 वोल्ट। जो कमर्शियल यूनिट्स होती हैं वो क्या होती है पार की, वो होती है वोट आर, ठीक है। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1000 वोल्ट इंटू 3600 सेकेंड्स। आप सबको पता है 1 आवर में देयर आर 3600 सेकेंड्स, तो कितने जूल्स हो गई 3.6 10⁶ जूल्स, 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा 1 किलोवाट में कितने जूल्स होते हैं, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 10⁶ जूल्स। और उसे हमने कैसे निकाला, पहले किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वोल्ट, उसके बाद आर की वैल्यू पुट करी 3600 सेकेंड्स। द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज, कमर्शियली जो इलेक्ट्रिकल बिल्स में वो यूनिट यूज होती है वो कौन सी होती है, किलोवाट आवर। द कमर्शियल यूनिट ऑफ वर्क पावर इज वोट आवर, दैट इज WH, और किलोवाट आवर kWh। 1 kilowatt hour is the power consumed when 1 watt of power is used for 1 hour। बच्चे अगर जो आप नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं उसमें जो पावर की यूनिट होती है वो किलोवाट आवर में यूज होती है या फिर वॉट आवर में। और 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 1 किलोवाट आवर पावर इज when 1 watt of power is used for 1 hour। जब 1 घंटे के लिए 1 watt पावर को यूज किया जाता है तो उसकी यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में था। इसके बाद हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि आप सबको पता है जब भी इलेक्ट्रिकल बल्ब लाइट होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। आप सबने पढ़ा होगा कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है देयर इज आल्सो हीटिंग इफेक्ट, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि अगर यहाँ पे एक सर्किट में हमने रेजिस्टर लगा रखा है और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो वो करंट
जो वो रेजिस्टर्स है वो हीटअप भी हो जाएगा। सिमिलरली आपने घरों में एग्जांपल देखी होगी, जो लाइट बल्ब होता है जब वो काफी टाइम के लिए जलाया जाता है तो थोड़े टाइम बाद आप उसे देखेंगे कि वो गर्म हो जाता है। क्यों हीटअप हो जाता है? बिकॉज ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफ अ करंट I flows through a resistors of resistance R and T be the time for which a charge Q flows through it, then the work done to move the charge through a potential differences। बच्चे ये वही वर्क डन वाली बात कही, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू वी, कि एक चार्ज एक करंट को मूव करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस से हम कितना वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब पार की वैल्यू भी हमने पढ़ ली, पार इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। तो मैं यहाँ पर पार को इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, वर्क की वैल्यू मैंने पार की वर्क अपॉन टाइम, वर्क की वैल्यू हमें पता है Q इंटू वी अपॉन टी। अब जो Q और जो T है हम उसे I की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। Q अपॉन T हमें पता है क्या होती है, I करंट, तो दैट इज I इंटू वी। तो यहाँ पे मैं उसे लिख सकती हूँ, जो हमारा पार है वो I इंटू वी है। ठीक है, और जो हीट सप्लाइड थी, हीट सप्लाइड क्या थी, हीट सप्लाइड थी पार इंटू टाइम। बच्चे जो हीट होती है और जो वर्क होता है दैट इज सेम, तो पार इंटू टाइम हमारा वर्क था, वही हीट होगा। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ IVT इज हीट सप्लाइड, या फिर हमारा जो वर्क डन है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे अगर मैं IR पुट कर दूं तो क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ हीट सप्लाइड या फिर जो वर्क डन है दैट इज I स्क्वायर RT। तो इससे हमारा जो फॉर्मूला आता है हीट प्रोड्यूस्ड या फिर हीट एनर्जी सप्लाइड इन अ सर्किट इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो ये हमारा फॉर्मूला है हीट का, आप सबको ये याद रखना है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। बहुत इजी है इसको डिराइव करना। पहले हमें पता होना चाहिए वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू Q इंटू वी, हमें पता है। उसके बाद पार क्या होती है, उसको पार इंटू टाइम हमने वर्क लिख दिया, तो उसको हम हीट भी बोल सकते हैं। तो H का हमारा आ जाता है हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट फिनिश हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। इसके बाद बचता है हमारा न्यूमेरिकल पार्ट, उसको भी हम डिटेल में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर टू दिस चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।